Good morning, students and my dear friends. Today is 22nd of September 2022, Thursday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. So let's start with today's discussion. Motivation of the day is start each day with a positive thought and grateful heart. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है और इसी के साथ हम आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 भी कवर करेंगे जो कि पेज नंबर 6 पर दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल क्या है। लिक्विडिटी स्लाइड्स इनटू डेफिसिट फॉर फर्स्ट टाइम इन 3 ईयर्स। लास्ट 2 डेज से हम बिजनेस स्टैंडर्ड में लिक्विडिटी श्रिंक के रिलेटेड न्यूज़ को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और आज के न्यूज़ के अकॉर्डिंग बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी जो है वो अपने पिछले 3 सालों के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है और वी मे से इट इज़ ऑन डेफिसिट मोड फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर 3 ईयर्स। तो एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज daily operations, the liquidity in banking system, the liquidity in Indian banking system slides into deficit mode, जो कि एक क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो लूज फाइनेंशियल सिस्टम से अब स्ट्रक्चरल शिफ्ट लेकर के टाइट फाइनेंशियल कंडीशंस या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी सिचुएशन पर आ चुकी है। और अगर हम रिजर्व बैंक का डेली डेटा देखें जो कि मनी मार्केट ऑपरेशंस का पब्लिश होता है, जो आरबीआई पब्लिश करता है, उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक हैज़ इन्फ्यूज net liquidity approximately 21,873.43 crore into banking system on 20th of September, यानी 2 दिन पहले अप्रॉक्सीमेटली 21 के की नेट लिक्विडिटी जो है वो आरबीआई ने इन्फ्यूज़ करी थी इकोनॉमी में एंड दिस इज़ मोस्ट सिंस 2019। तो लिक्विडिटी क्रंच की सिचुएशन को आरबीआई अपने इंटरवेंशंस के थ्रू मैनेज करने की कोशिश कर रहा है एंड दिस इज़ द बिगेस्ट अमाउंट, वी कैन से दिस इज़ द बिगेस्ट liquidity that Reserve Bank of India has infused since May 2019। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा है कि ऐसे कमर्शियल बैंक्स जो कि पहले आरबीआई के पास अपना एक्सेस फंड पार्क कर रहे थे, अब उन्होंने आरबीआई से बोरो करना शुरू कर दिया। आरबीआई ने अप्रॉक्सीमेटली 21 के फंड्स जो हैं वो या जो लिक्विडिटी जो है वो लेंड करी है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। तो नाउ कमर्शियल बैंक्स आर बोरोइंग वाया इट्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी विंडो एट अ रेट ऑफ 5.65%। इसके अलावा अब चूंकि लिक्विडिटी डाउन है, बैंक्स जो हैं वो आरबीआई से बोरो कर रहे हैं। बोरोइंग के अलावा बैंक जो हैं वो अदर मीन्स भी यूज़ करेंगे, अदर मेजर्स भी यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू बूस्ट अप द लिक्विडिटी। सबसे इंपॉर्टेंट मेजर क्या है? डेफिनेटली जो बैंक्स हैं वो डिपॉजिट रेट इंक्रीज़ करना चाहेंगे कि उनके बैंक में जो डिपॉजिट रेट है वो इंक्रीज़ हो और इसके लिए बैंक्स जो हैं वो स्पेशल डिपॉजिट स्कीम्स ऑफर करेंगे, हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करेंगे फिक्स डिपॉजिट्स पर। तो एज ऑफ नाउ बैंक्स आर ऑफरिंग 6.1 to 6.2% इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, जिसकी वजह से जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करें और बैंक्स के पास जो लिक्विडिटी श्रंक की सिचुएशन हो रही है, लिक्विडिटी क्राइसिस जनरेट हो रही है, उसको बैंक मैनेज कर पाए। और अगर हम पिछले कुछ मंथ का डेटा देखें तो पिछले कुछ महीनों में जो बल्क डिपॉजिट्स हैं उन पे इंटरेस्ट रेट जो है वो शार्पली इंक्रीज़ किया है बैंक्स ने, कमर्शियल बैंक्स ने, जस्ट टू इंक्रीज देयर डिपॉजिट रेट। बैंक्स के लिए डिपॉजिट रेट क्यों ज़रूरी? क्योंकि अगर बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, तो बैंक जो है वो लोन भी नहीं दे पाएंगे, लेंडिंग भी नहीं कर पाएंगे। और हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक्स के लिए जो लोन होते हैं वो उनके असेट्स होते हैं, वही इनकम जनरेट करते हैं। तो अगर बैंक्स के पास असेट नहीं होंगे तो बैंक की इनकम जनरेट नहीं होगी, अगर इनकम जनरेट नहीं होगी तो डेफिनेटली जो बैंक हैं वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे, दे विल गो इनटू लॉस टेरिटरी। और इसीलिए बैंक्स जो हैं वो आरबीआई से बोरो कर रहे हैं, डिपॉजिट रेट्स को इंक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट डिपॉजिट स्कीम्स ऑफर कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट एफडी पर इंक्रीज़ कर रहे हैं, just to manage the liquidity crunch situations. And this is the indicative call rate in India, 6.00 May 2019 से September 2022 में it has reached approximately 5.15%।
ये तो बात रही लिक्विडिटी क्रंच की सिचुएशन की और बैंक कैसे मैनेज कर रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें अदर सेक्टर पर भी देखने को मिला। लास्ट 2 डेज से हम इस पर्टिकुलर न्यूज़ को कवर कर रहे हैं, जैसे कि जो बॉन्ड मार्केट में उसमें जो बॉन्ड यील्ड है उसका स्प्रेड नैरो हो रहा है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स हो रही क्यों, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं तो जितना पैसा है वो हायर इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी इंक्रीज हो रही है। और इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओवरनाइट वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली 50K का अनाउंस किया है सितंबर 22 को, यानी कि आज। अब इसके अलावा दो और न्यूज़ हैं जो कि पेज नंबर 6 पर दी हुई हैं, पेज नंबर 6 पर दी हुई जो कि इकोनॉमी से ही रिलेटेड हैं, उसको भी हम यहीं कवर करेंगे। जो कि इंडियन इकोनॉमी में लिक्विडिटी श्रिंक कर रही है, तो डेफिनेटली लेंडिंग रेट जो हैं, जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो भी श्रिंक करेगी। वो अगर श्रिंक करेगी तो मार्केट में मनी अवेलेबिलिटी श्रिंक करेगी, इन्वेस्टमेंट श्रिंक करेगा, जिसका इम्पैक्ट हमें इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पर देखने को मिलेगा कि आगे आने वाले टाइम में जो इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी प्रोजेक्टेड थी उतनी नहीं हो पाएगी। और यही हमें सेम ट्रेंड हमें रेटिंग एजेंसीज में भी देखने को मिला। रिसेंटली कुछ रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया की जो जीडीपी फोरकास्ट थी उसको रिवाइज किया था नेगेटिवली। अभी रिसेंटली एडीबी ने भी यही सेम किया। फॉलोइंग द अदर रेटिंग एजेंसी, एडीबी हैज आल्सो कट द इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। तो देख लेते हैं न्यूज़ का। एडीबी कट्स फाइनेंशियल ईयर 23 जीडीपी फोरकास्ट टू 7% फ्रॉम 7.2%। एडीबी स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जो जीडीपी फोरकास्ट थी, जो कि पहले 7.2 थी, उसको स्लैश डाउन करके 7% कर दिया है। और इसका सीधा रीज़न जो साइट किया है एडीबी ने, वो यही साइट किया है कि जो स्लगिश ग्लोबल डिमांड है, इसके साथ साथ इंडिया में जिस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग हो रही है, उससे इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी। इसके अलावा जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइस और अदर कमोडिटीज़ के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं ग्लोबली, उसका इम्पैक्ट भी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पर देखने को मिलेगा। एंड दिस इज द फाइनेंशियल ईयर 23 जीडीपी फोरकास्ट चेंज आफ्टर Q1 डेटा बाय डिफरेंट एजेंसीज। तो एसबीआई ने चेंज किया है, गोल्डमैन सैक्स ने चेंज किया है, सिटी ग्रुप, मूडीज, फिच, इंडिया रेटिंग और फाइनली एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ने भी रिवाइज कर दी है इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ Q1 इकोनॉमिक डेटा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रुपी फॉल टू 79.98 1 पैसा फ्रॉम ऑल टाइम क्लोजिंग लो। So apart from other indicator, Indian rupee is also weakening. Approximately 0.3% का फॉल देखने को मिला इंडियन रुपी में अगेंस्ट यूएस डॉलर ऑन वेडनेसडे। तो कल ग्रीन बैग जो है वो स्ट्रेंथन हुआ, उसके अगेंस्ट में जितनी भी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज थी उनमें फॉल देखने को मिला। इंडियन रुपी में अप्रॉक्सीमेटली 0.3% का फॉल देखने को मिला। यूएस डॉलर कंटिन्यूसली स्ट्रेंथन होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द मेजर्स टेकन बाय यूएस फेडरल रिजर्व। और यूएस फेडरल रिजर्व जिस तरीके से एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पर जा रहा है, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, उसका इम्पैक्ट हमें डायरेक्टली हमें यूएस की करेंसी पर देखने को मिल रहा है। तो वेडनेसडे को इंडियन रुपी अप्रॉक्सीमेटली 79.98 पर यूएस डॉलर पर सेटल हुआ, जो कि पिछले सेशन का जो क्लोज था वो 79.76 यूएस पर डॉलर था, इंडियन रुपी पर यूएस डॉलर था। और अगर हम इस ईयर की बात करें 2022 की, तो अभी तक इंडियन रुपी में अप्रॉक्सीमेटली 7.1% का डेक्लाइन या डेप्रिसिएशन देखने को मिल चुका है अगेंस्ट यूएसडी। आज यूएस फेडरल जो है वो अपने पॉलिसी रेट का अनाउंसमेंट करेगा। लेटेस्ट सी कि कितना इंक्रीज होता है, और इसी इंक्रीज होगा इसी एंटिसिपेशन में जो डॉलर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है 75 बीपीएस से लेकर के 100 बीपीएस तक का इंक्रीज देखने को मिल सकता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। रुपी 19.5K करोड़ एंड सेकेंड ट्रांच ऑफ सोलर PLI गेट सेंट्रल नोट।
PLI stands for प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। कोविड-19 के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए ये मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाई थी ये स्कीम। लेटर ऑन ये स्कीम जो थी वो डिफरेंट सेक्टर में भी एक्सटेंड कर दी गई। इसका बेसिक पर्पस क्या था इस स्कीम का? मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाना। तो फाइनली यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को अप्रॉक्सीमेटली 19,500 करोड़ का प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सेप्ट कर लिया है, जहां पर सेकेंड ट्रांच जो सेकेंड फेज में PLI स्कीम के तहत सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाएगा। इट मींस जो PLI स्कीम थी वो सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के केस में भी एक्सटेंड करी गई थी। फर्स्ट फेज का जो मनी था, जो अप्रूवल था, वो मिल चुका था। दिस इज द अप्रूवल फॉर सेकेंड फेज। तो सेकेंड फेज में 19,500 करोड़ का प्रपोजल जो है वो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। एंड दिस पर्टिकुलर PLI स्कीम और दिस अमाउंट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल प्रोग्रामिंग ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल। ये आप याद रख सकते हैं प्रोग्राम इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, दिस नेशनल प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के केस में और सोलर एनर्जी के केस में एक एम्बिशियस टारगेट अचीव करना चाहता है, कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया की जो डिपेंडेंसी है PV मॉड्यूल्स को लेकर के वो अदर कंट्रीज़ पर है। और जिस तरीके से इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अपने टारगेट सेट कर रहा है, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया खुद में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करे इन केस ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स। और इसी अप्रूवल के बाद जो यूनियन कैबिनेट है उसने एक स्टेटमेंट पे इस बात को रीटरेट भी किया कि इंडिया जो है अप्रॉक्सीमेटली 65 गीगावाट्स एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अचीव करेगा इन केस ऑफ PV मॉड्यूल्स। और जितना अमाउंट सेंक्शन हुआ है, इस अमाउंट में अप्रॉक्सीमेटली 95 के करोड़ जो है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ अलाइड इक्विपमेंट ऑफ सोलर मैन्युफैक्चरिंग चेन में यूज़ होगा। और डेफिनेटली अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। यूनियन कैबिनेट का, सेंट्रल कैबिनेट का एक कहना है कि अप्रॉक्सीमेटली 1,95,000 जो है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अप्रॉक्सीमेटली 7,80,000 का इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा थ्रू दिस स्कीम। और इस स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट है उसका एक कहना है अप्रॉक्सीमेटली 1.4 ट्रिलियन का जो फॉरेक्स है वो हर साल सेव होगा अगर इंडिया PV मॉड्यूल्स के केस में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर लेता है। जो पॉलिसी है अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो PLI सेकेंड का जो सोलर मॉड्यूल के लिए थी उसको फिलहाल के लिए अनाउंस किया जा चुका है, उसका डिसबर्समेंट भी हो गया है कि लेट अस सी कि जो PLI स्कीम है इसका हमें लॉन्ग टर्म सोलर पैनल और रिन्यूएबल एनर्जी के केस में क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारी कंपनी की अगर बात करें, RNESL, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर, शिरडी साई, इन्होंने फर्स्ट ट्रांच में जो टेंडरिंग थी PLI सेंक्शन उस टेंडरिंग को विन किया था। सो लेट अस सी और कितनी कंपनीज आती हैं। एंड दिस इज द टैपिंग द सोलर पोटेंशियल। अप्रॉक्सीमेटली 4,500 करोड़ का क्वांटम दिया था फर्स्ट ट्रांच में to achieve 50 gigawatts. The winner were of that particular tender were Reliance New Energy Solar और अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर और Shirdi Sai। इसी के साथ 2-3 और न्यूज़ हैं जो कि हम इसी न्यूज़ में कवर करेंगे। पहले देख लेते हैं दूसरी न्यूज़ क्या है। लॉजिस्टिक पॉलिसी अप्रूव टू मेक गुड्स मूवमेंट ईजियर। तो PLI सोलर पैनल के लिए जो PLI का जो एलोकेशन किया है यूनियन कैबिनेट ने, उसके ही साथ यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP को भी अप्रूवल दे दिया। और क्या पर्पस है इस पर्टिकुलर पॉलिसी का? इस पर्टिकुलर पॉलिसी का मेन एम ये है कि गुड्स का जो मूवमेंट है वो सीमलेस किया जा सके ऑल अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज द इम्प्रूवमेंट इन द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स इन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। इंडिया में लॉजिस्टिक जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द लेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लॉजिस्टिक गति शक्ति स्कीम के साथ ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है वो प्रॉपरली इंटीग्रेट होती है। और अगर इंडिया में इस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो डेफिनेटली जो गुड्स के मूवमेंट से रिलेटेड हर्डल्स हैं उनको टैकल करने में गवर्नमेंट को और इंडिया को बहुत ज़्यादा
सक्सेस मिलेगी, जिसकी वजह से जो इंडियन गुड्स हैं वो कॉम्पिटिटिव भी, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट इम्प्रूव डिक्लाइन करेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जो इंडियन गुड्स हैं वो कॉम्पिटिटिव होंगे इंटरनेशनल मार्केट में, जिसके हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बूस्ट करेगा। तो बेसिकली इस स्कीम का पर्पस है टेक्नोलॉजिकली इनेबल इंटीग्रेटेड कॉस्ट एफिशिएंट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इन केस, जिससे कि इंडिया में ट्रस्टेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम डेवलप हो सके विद ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ। दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ₹76K सेमीकंडक्टर पॉलिसी ट्विक्ड टू वो इन्वेस्टर्स। तो सोलर पैनल मॉड्यूल्स के साथ लॉजिस्टिक पॉलिसी के साथ कल यूनियन कैबिनेट ने अप्रॉक्सीमेटली 76,000 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम अप्रूव करी। किसके लिए? सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जो सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में ही प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम अप्रूव करी है। तो और जस्ट लाइक सोलर पैनल, इंडिया की जो डिपेंडेंसी है सेमीकंडक्टर चिप के केस में वो भी एक्सटर्नल सोर्सेस पर ही है। एक्सटर्नल सोर्सेस मींस अदर कंट्री, मोर स्पेसिफिकली ताइवान। तो और इसी वजह से इंडिया में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। अगर आप वेटिंग टाइम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 ईयर्स वेटिंग टाइम है फॉर सम पैसेंजर कार सेगमेंट्स। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर के केस में इतना ह्यूज अमाउंट आउटले किया है। अब बेसिक पर्पस है, जो बेसिक ऑफरिंग है गवर्नमेंट की इस स्कीम में, अब गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट कवर करेगी अक्रॉस ऑल कैटेगरीज ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग। तो दिस इज ऑल्सो very important incentive scheme. It will be the PLI linked incentive scheme. Definitely it will also offer the employment generation. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 6 of Business Standard. Trade Minister talks way to step up WTO dispute settlement mechanism. WTO stands for वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था और इसका फॉर्मुलेशन कैसे हुआ था। वी ऑल नो ग्रुप ऑफ 20 या G20 नेशंस की जो मीटिंग है वो चल रही है। डिफरेंट जो काउंटर पार्ट मिनिस्टर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कंट्रीज़ के, वो मीट कर रहे हैं ऑन डिफरेंट इशूज़ रिलेटेड टू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कॉपरेशंस। तो वेडनेसडे को जो ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई G20 कंट्रीज़ के, उन्होंने अपने जो व्यूज़ हैं वो एक्सचेंज किए। मोर स्पेसिफिकली किस इशू पर? WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, उसको ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए, उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। तो बेसिकली WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट रिफॉर्म को लेकर के G20 नेशंस ने आपस में मीटिंग करी। इसके अलावा इंडिया ने जो US के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी G20 के साइडलाइन मीटिंग करी रिलेटेड टू डिस्प्यूट सेटलमेंट रिफॉर्म्स, क्योंकि WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसको लेकर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हमेशा से रहता है। ऐसा कहा जाता है कि इसको जो वर्डिक्ट्स होते हैं वो डेवलप जो इकोनॉमीज़ हैं, उन बेसिकली जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं उनकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं, तो जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट या बहुत रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। तो चाहे WTO हो, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, रिफॉर्म्स के लिए बहुत टाइम से जो है वो कॉल आ रही है, मोर स्पेसिफिकली फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। और अगर WTO की कोर्ट की बात करें, टॉप कोर्ट की जो कि ट्रेड डिस्प्यूट के लिए फॉर्म होती है, तो टॉप कोर्ट फॉर द ट्रेड डिस्प्यूट एट WTO और द appellate बॉडी हैज़ बीन डिफंक्ट फॉर एटलीस्ट 3 years नाउ। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ने जो जजेस का अपॉइंटमेंट था, नए जजेस का अपॉइंटमेंट था, वो ब्लॉक करके रखा है। तो जो अप्रॉक्सीमेटली सारे जजेस थे वो रिटायर हो गए थे या बोले उनका टेन्योर पूरा हो गया था। तो इसकी वजह से जो ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, appellate बॉडी है, वो December 10, 2019 से या 2019 से अभी लेकर के अभी तक फ़िलहाल के लिए डिसफंक्शनल रही है। एंड आउट ऑफ दिस 4 वर फाइल्ड बाय इंडिया। ये जो बॉडी डिसफंक्शन रही, इसकी वजह से जो अपील थी, डिस्प्यूट सेटलमेंट की जो अपील थी वो सेटल नहीं हो पाई।
क्योंकि 2019 से दिसंबर 10 2019 से लेकर के अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 24 जो है वो अपील जो है वो फाइल हो चुकी हैं इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में, क्योंकि जज नहीं है इसलिए पेंडिंग है। इस 24 में से 4 जो है वो केवल इंडिया ने ही फाइल करी है एज पर द रिपोर्ट। तो डेफिनेटली जो जजमेंट है वो डिले हो रहा है, सेटलमेंट जो है डिस्प्यूट्स का वो डिले हो रहा है, इसीलिए इंडिया ने WTO के जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसमें रिफॉर्म के लिए G20 कंट्रीज़ के साथ मीटिंग करी। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। मून लाइटनिंग गेट्स 300 द पिंक स्लिप एट विप्रो। इस न्यूज़ को कवर करने का मेरा सीधा पर्पस था कि हम मून लाइटनिंग को कवर करें। व्हाट इज दिस मून लाइटनिंग कंसेप्ट? इस मून लाइटनिंग कंसेप्ट को समझने से पहले हम ये जान लें कि न्यूज़ क्या है। विप्रो ने अपने 300 एम्प्लॉयज़ को पिंक स्लिप दे दी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिंक स्लिप? मतलब निकाल दिया, रिट्रेंच कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, या उनके जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एंड कर दिए। क्यों किया? 300 एम्प्लॉयज़ को, सीधी सीधी भाषा में अगर बोलें तो 300 स्टाफ मेंबर्स को विप्रो ने निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है? क्योंकि विप्रो ने ऐसा पाया कि ये जो 300 एम्प्लॉयज़ थे मून लाइटनिंग कर रहे थे। मून लाइटनिंग मीन्स, so basically moon lightning is having a second job. Second job means typically secretly at night. Night में second job करना। ऐसे employees जो कि विप्रो के regular employees थे but they were having the second job, और वो second job more specifically night में करते क्योंकि दिन में मेन एम्प्लॉयमेंट की शिफ्ट्स होती हैं। सो हैविंग अ सेकेंड जॉब टिपिकली secretly at night in addition to the one's regular employment. So this process or this practice is called as moonlightning. It is basically a slang word. This is an act of working at an extra job especially without telling your main employer. Main employer को पता नहीं होता, और इस टाइम में ये मून लाइटनिंग दो जॉब करना बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। तो इसी को लेकर के जो विप्रो है उसने अपने 300 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया और कहा कि दे वर वर्किंग विद देयर राइवल कंपनीज, और ये कंपनी की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है। दिस इज़ नॉट एथिकल। तो अगर आप हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ सेकेंड जॉब कर रहे हैं, रात में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर नॉट एथिकल और इंटीग्रेटेड एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और इसी वजह से जो विप्रो के चेयरमैन हैं उन्होंने बोला कि ये जो 300 वर्कर्स हैं दे आर एक्चुअली डूइंग द वायलेशन ऑफ द इंटीग्रिटी इन इट्स डीपेस्ट फॉर्म, एंड दैट इज व्हाई दे हैव नो राइट टू वर्क विद विप्रो। विप्रो के अलावा इन्फोसिस, IBM और TCS ने भी इस पर्टिकुलर मून लाइटनिंग पर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपने एम्प्लॉयज़ को वार्न किया है कि कोई भी सेकेंड टाइमिंग नहीं होगी, कोई भी मून लाइटनिंग नहीं होगी, नो डबल लाइफ, नो डबल जॉब्स, इट इज़ टोटली अनएथिकल। तो IT में मून लाइटनिंग ज़्यादा प्रेवलेंट थी। तो फिलहाल के लिए अब एक बहुत बड़ा स्टैंड विप्रो ने लिया है, और यही स्टैंड हमें अदर IBM, TCS और अदर IT कंपनीज में भी देखने को मिल सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ASBA लाइक पेमेंट सिस्टम इन वर्क्स फॉर शेयर ट्रेडिंग। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नए पेमेंट सिस्टम को लाने पर काम कर रहा है फॉर सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट के लिए जो पेमेंट सिस्टम चल रहा है उसको रिप्लेस करके सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज थिंकिंग फॉर न्यू पेमेंट सिस्टम। और इसकी सबसे जो पेक्यूलियर, सबसे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होगी वो ये होगी कि ये जो ब्रोकर्स हैं उनको प्रिवेंट करेगा। किस चीज़ के लिए प्रिवेंट करेगा? क्लाइंट्स के फंड को एक्सेस करने के लिए। तो बेसिकली प्राइवेसी और सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये नया पेमेंट सिस्टम लाया जा रहा है, ASBA लाइक पेमेंट सिस्टम। और ये बिल्कुल ASBA मीन्स एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये बिल्कुल इसी लाइन पर होगा जो कि IPOs में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ पर फंड इन्वेस्टर्स के बैंक अकाउंट से कट के सीधे सीधे दूसरे पर्टिकुलर अकाउंट में चला जाता है। तो फिलहाल के लिए सिक्योरिटी और प्राइवेसी को इम्प्रूव करने के लिए जो नया पेमेंट सिस्टम है ये लाया जा रहा है। अभी का जो करंट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो क्लाइंट्स हैं दे कैन मूव मनी फ्रॉम हिज और हर बैंक अकाउंट टू ब्रोकर्स बैंक अकाउंट, and in case full money is not utilized, the money stay in the broker's account and this helps the broker to earn interest. तो कई सारे लूप होल्स हैं एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम में, उन्हीं को टारगेट करना चाह रहा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 1103 इंडियंस हैव नेट वर्थ ऑफ ₹1K crore ईच हुरन। तो इस साल अप्रॉक्सीमेटली 150 नए इंडियंस ने रिच क्लब ज्वाइन किया, जो कि अब इंक्रीज होकर के अप्रॉक्सीमेटली 1103
3 तक पहुंच गया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 122 सिटीज से 150 इंडिविजुअल या 150 इंडियंस ने ये रिच क्लब ज्वाइन किया, जिनकी जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 ट्रिलियन रुपीज से ज़्यादा है। और जिसमें जो प्रोमिनेंट नाम है वो हैं बैंगलोर बेस्ड जो एंटरप्रेन्योर हैं कैवल्या वोरा, जो कि यंगेस्ट सेल्फ मेड रिच इंडिविजुअल हैं अकॉर्डिंग टू IIFL वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2022। तो अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में 1103 ऐसे इंडियंस हैं जिनकी नेटवर्थ 1,000 करोड़ से ऊपर है और जिन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 62% का इंक्रीज रजिस्टर किया है इन लास्ट 5 ईयर्स। कहीं ना कहीं ये लिस्ट ये इंडिकेट भी करती है कि इंडिया में जिस तरीके से वेल्थ कंसंट्रेशन हो रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, this is posing a big challenge for Indian economy, policy makers as well as the government. If you want to read this report in detail, आप देख सकते हैं। अदरवाइज जो की है वो यही है कि जो रिच इंडिविजुअल्स हैं उस इनकी लिस्ट में इस बार 150 और इंडिविजुअल इंडियंस ऐड हुए हैं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। FPFO टू रैशनलाइज स्टाफ टर्न टू ऑटोमेशन। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग करने जा रहा है, जहाँ पर कंप्रिहेंसिव रैशनलाइजेशन होगा मैन पावर का। मोस्ट ऑफ द टाइम जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, PSUs हैं, इन पर एलिगेशन लगता है कि इनमें ओवर मैनिंग है। ओवर मैनिंग मतलब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए। तो ओवर मैनिंग को रिड्यूस करना एक बहुत बड़ा टारगेट रहता है हमेशा से PSUs के लिए, गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए। तो इस बार EPFO जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए रिस्ट्रक्चरिंग करेगा, जहाँ पर मैन पावर का जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका रैशनलाइजेशन किया जाएगा। और इसके लिए स्टैट्यूटरी बॉडी ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट को प्रपोजल भी दिया, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP सेंड कर दिया है, कि जो कि NIRF की रैंकिंग पर बेस्ड है। तो अब देखते हैं कि EPFO कितना एम्प्लॉय रिटेन करता है, कितनी वैकेंसी निकालता है और कितनों को टर्मिनेट करता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। मैनी प्रायोरिटी सेक्टर्स आर नॉट प्रॉफिटेबल सेज एक्सिस बैंक। अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक बहुत बड़ा हेडेक रहते हैं हमेशा से, क्योंकि कुछ बैंक्स जो हैं, मोर स्पेसिफिकली मुझे कमर्शियल बैंक्स जो हैं, उनके लिए टारगेट होता है, उनके लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि उन्हें अपनी टोटल लैंडिंग का कुछ परसेंटेज जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में करना है। प्रायोरिटी सेक्टर मीन्स MSME, एग्रीकल्चर, ताकि जो ऐसे सेक्टर हैं जो कि लिक्विडिटी क्रंची सिचुएशन फेस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, वायबल नहीं है, उनको भी फंड क्राइसिस की सिचुएशन ना फेस करनी पड़े। बट दीज सेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बट एक्चुअली में बैंकिंग के हिसाब से जो ये प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं बहुत प्रॉफिटेबल नहीं होते, हमेशा से एलिगेशन लगता है। इस बार जो एक्सिस बैंक के CEO उन्होंने भी यही बात कही कि ऐसे जो बहुत सारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जहाँ हमें ज़बरदस्ती लैंडिंग करनी पड़ती, फोर्सफुली मैंडेटरी लैंडिंग करनी पड़ती है, ये सेक्टर प्रॉफिटेबल नहीं है, जिसकी वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। ओवरऑल वी आर हियर फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर चैरिटी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रिड्यूस शुगर प्रोडक्शन, फोकस ऑन एथेनॉल, गडकरी टेल्स शुगर मिल्स। तो शुगर मिल्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। E20 टारगेट अचीव करने के लिए बोला गया कि शुगर के प्रोडक्शन को रिड्यूस करिए, एथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाइए। कल की न्यूज़ में मैंने पूछा था कि एथेनॉल कहाँ से प्रोड्यूस होता था। एथेनॉल जो प्रोड्यूस होता है बेसिकली शुगर केन से प्रोड्यूस होता है। शुगर केन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर एथेनॉल। जितने भी शुगर रिच डेंस प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ से एथेनॉल प्रोडक्शन हो सकता है, बट जो शुगर केन होती है वो बहुत ही एफिशिएंट सोर्स होता है एथेनॉल के प्रोडक्शन का। तो जो शुगर मिल्स है उनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि एथेनॉल प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस करें, जो शुगर का प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। और अगर कंपनीज जो हैं, मिल्स जो हैं, वो अगर एथेनॉल प्रोडक्शन पर ध्यान देंगे तो उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सकती है और इंडिया को जो E20 टारगेट है वो भी अचीव करने में हेल्प मिलेगी। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर PDF, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन other social media platforms. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.